हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये फ्रेंड्स, मैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड्स के लिए वीडियोस डाल रही हूँ रिट लेवल में। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे मैराथन क्लासेस जयपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले मैंने कल के वीडियो में बताया था प्लस पोलियो अभियान। तो प्लस पोलियो अभियान में अगर आपको कोई दिक्कत रही हो तो कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज अपन पढ़ रहे हैं अपने राष्ट्रीय उद्यान। सो स्टार्ट करते हैं अपने राष्ट्रीय उद्यान को। आज राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण संरक्षण की स्थिति प्राप्त होती है, जहां पर किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती। राष्ट्रीय उद्यान यानी राष्ट्रीय अपना जो देश के लेवल पे जो उद्यानों को दर्जा दिया जाता है उसे कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। तो उसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण संरक्षण यानी बचाव की स्थिति प्राप्त होती है, जहाँ पर किसी भी मानव गतिविधि की यानी जहाँ पे पशुचारण, वनों की कटाई या पेड़ों की कटाई, अनुमति शिकार की अनुमति नहीं दी जाती, वो होते हैं संरक्षण क्षेत्र। आगे चलते हैं। राज्य की मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा अनुमति दी जाने वाली परिस्थितियों के अलावा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कोई भी मानव प्रतिनिधि की अनुमति नहीं है, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 के चतुर्थ अध्याय के अधीन है। यानी फोर्थ के अधीन जो है उसके तहत जब वन्य जीव वार्डन एक संस्था है जिसके आधार पर ये दिया जाता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में जो मानव है उसकी एंट्री यानी उसके जो क्रियाकलाप हैं उसकी अनुमति दी जाती है, तो ही वहाँ पर फोर्थ अध्याय के तहत, यानी कौन सा है 1972 में भी कौन सा है फोर्थ अध्याय, उसके अधीन उसकी एंट्री यानी उसकी प्रतिनिधि या उसके क्रियाकलाप हैं। अगला है अपना वन्य जीव अभ्यारण्य एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ कुछ गतिविधियाँ जैसे चराई आदि की अनुमति की छूट दी जाती है। वन्य जीव अभ्यारण्य एक संरक्षित क्षेत्र होता है, संरक्षित क्षेत्र जहाँ पर मानव कोई गलत गतिविधि यानी वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई, शिकार आदि कुछ नहीं कर पाता, वो संरक्षित क्षेत्र होता है। जहाँ कुछ गतिविधियों, सिर्फ कुछ गतिविधि, यहाँ पे सारी गतिविधियाँ नहीं दे रखी, कुछ गतिविधियों जैसे चराई, पशुओं को चरा सकता है, उसकी अनुमति दी जाती है। आगे आ रहा है अपना राज्य सरकार द्वारा परिस्थिति के रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की अधिसूचना जारी की जाती है। जो परिस्थिति के रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जहाँ पर जैव विविधता यानी जीवों में विविधता, जल और परिस्थिति के क्षेत्र जहाँ जीव जंतु अधिक रहते हैं, तो उसको एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, या राज्य सरकार होती है उसको राज्य उद्यान के रूप में गठित करने की सूचना जारी की जाती है। उद्देश्य, अब इसके उद्देश्य क्या था? वन्य जीवों का संरक्षण करना, वन्य जीवों को शिकार से बचाना, संवर्धन करना, बढ़ोतरी करना, प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखना, प्राकृतिक पर्यावरण में कोई मानव जनित घटनाएं ना हो उसको बनाए रखना, यह प्राकृतिक तंत्र को प्रचलित करने में सहायक होते हैं। ये मानव प्राकृतिक तंत्र को प्रचलित करने में सहायक होते हैं। यानी वन्य जीवों का संरक्षण करने में राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, संवर्धन करने में यानी वन्य जीवों की बढ़ोतरी करने में, प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसमें आ रहे हैं अपने राष्ट्रीय उद्यान आ रहे हैं कुछ। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? आपने क्वेश्चन आता है भारत में राष्ट्रीय उद्यान, ये जरूरी नहीं है, रिट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये ऑल एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक आता है उसमें इम्पोर्टेंट है, सो पढ़े ध्यान से। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 104
प्राथमिक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1936 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर जैव विविधताएं पाई जाती है, और ये राष्ट्र का या देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना हुई थी, जिसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1936 में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। पहला पूछा जाए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, कहाँ पर है जिम कॉर्बेट? कमेंट करके जरूर बताना। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन नेशनल पार्क। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पता है क्या कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो अपने भारत का हिस्सा है, ये जा रही है मकर रेखा, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जहाँ पर क्या है? साउथ बटन नेशनल पार्क स्थित है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटकाई। कहाँ है? असम सरकार ने 6 जुलाई 2020 को नवीनतम जो हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जिसको दिया गया है, असम सरकार ने 6 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे अपग्रेड किया है, या इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। नवीनतम कौन सा है? देहिंग पटकाई। कहाँ पर है? असम में है। कौन सी सरकार ने? असम सरकार ने 6 जुलाई 2020 को 6 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको अपग्रेड किया है। अब देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 51। और कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 104। प्रथम टाइगर रिजर्व कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1973 में, जहाँ पर प्रथम टाइगर जो बाघ परियोजना लगी थी वो कहाँ लगी थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। कब लगी थी? 1973 में। प्रथम टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी जिम कॉर्बेट था, और प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य भी कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे नवीनतम कौन सा है? कमला। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और वहाँ पे कौन था? देहिंग पटकाई। कौन सा था? देहिंग पटकाई, जो असम सरकार ने अभी उसको अपग्रेड किया है 6 जुलाई 2020 में। सबसे छोटा कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला आ रहा है अपना सबसे बड़ा कौन सा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो इसमें याद रखना है कि अपने को इजी सा है। कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 51। प्रथम कौन सा है? जिम कॉर्बेट। नवीनतम कौन सा है? कमलांग, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे छोटा कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ा कौन सा है? श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। राजस्थानी कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? ये भी कितने हैं? 3। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बूंदी रामगढ़ विषधारी में बनेगा, यानी चौथा कहाँ बनेगा? रामगढ़ विषधारी बूंदी में बनेगा। वन्य जीव एवं संरक्षण अधिनियम 1951 राजस्थान सरकार राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु उठाया गया प्रथम कदम है। केंद्र सरकार द्वारा 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट तथा 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कानून बनाए गए। केंद्र सरकार द्वारा 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण तथा 1976 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट। अब राजस्थान के अपने प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आ रहे हैं। कौन कौन से? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला आ रहा है रणथंभौर, अपने राजस्थान का ही। रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर के चारों तरफ के क्षेत्र में फैला ये राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण क्षेत्र है। बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों के बचाव का भी स्थल है। कहाँ है? सवाई माधोपुर के पास में रणथंभौर क्षेत्र के चारों तरफ फैला है। राज्य सरकार द्वारा रणथंभौर को वर्ष 1955 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। अब इसको राज्य सरकार द्वारा अभ्यारण्य घोषित कब किया गया? 1955 में। 1 नवंबर 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान, ये राज्य उद्यान भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है।
राज्य सरकार ने उसको 1955 में घोषित कर दिया था और राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था 1 नवंबर 1980 को। अब राजस्थान की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है इसका। अब इसका अन्य नाम क्या है? बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर, यानी इंडियन टाइगर्स हाउस। नॉर्मल अपन देखते हैं इसको। कुल क्षेत्रफल कितना है? 392 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अन्य नाम क्या है? अभी अपने को पूछ ले, भारतीय बाघों का घर स्थित है, कभी नाम ही नहीं सुना, कहाँ स्थित है, क्या जवाब दें? तो ये है सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर में। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? रणथंभौर। कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? 392 वर्ग किलोमीटर। रणथंभौर में मीठे पानी की झीलें स्थित हैं। अब मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी स्थित हैं रणथंभौर में? पद्म तालाब, मल्लिक तालाब, राजबाग झील। पद्म तालाब, मल्लिक तालाब और राजबाग झील का है, मीठे पानी की झीलें हैं रणथंभौर में। अब इसका प्रमुख आकर्षण क्यों है? यहाँ पे बाघ हैं, मगरमच्छ हैं, सांभर भी हैं, चीतल भी हैं, जंगली सुअर है और काला गरुड़ है। यहाँ का प्रमुख आकर्षक जीव कौन कौन से हैं? बाघ, मगरमच्छ, सांभर, चीतल, जंगली सुअर और काला गरुड़। इस राष्ट्रीय उद्यान में 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन सी है? विंध्याचल और अरावली। विंध्याचल और अरावली। चंबल में बनास नदियों के बहाव की वजह से यहाँ पर जैव विविधता में वृद्धि हुई है। कौन सी नदियों की बहाव की वजह से? कौन सी नदियों की बहाव की वजह से रणथंभौर या सवाई माधोपुर में जैव विविधता में वृद्धि हुई है? तो चंबल और बनास नदियों की वजह से। अब दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी विहार। इसको क्या कहा जाता है? घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर में NH11 पर स्थित है। भरतपुर शहर में NH11 पर स्थित है। इसको घना के नाम से भी जाना जाता है, घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण दिल्ली, आगरा, जयपुर पर स्थित है। प्रमुख पर्यटक क्षेत्र है। प्रमुख पर्यटक क्षेत्र कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रमुख पर्यटक परिपथ यानी मार्ग, कौन से मार्ग पर स्थित है? सुनहरा त्रिकोण, त्रिकोण यानी त्रिभुज के आकार का। यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर आगरा है, यहाँ पर जयपुर है, इस पर स्थित है, त्रिकोण पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव यानी कैलाश के प्राचीन मंदिर होने के कारण यह केवलादेव के नाम से जाना जाता है। कैलाश, कैलाश यानी भगवान शिव का पुराना मंदिर होने की वजह से इसको केवलादेव नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल कितना है? 29 वर्ग किलोमीटर। इसमें 11 वर्ग किलोमीटर में झील है और बाकी रह गया उसमें वन है। यह राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और उसमें क्या कौन सा था? वन्य जीव उसमें टाइगर रिजर्व 1973 था रणथंभौर वाले में, के अंतर्गत कानूनी रूप से संरक्षित है। इससे राजस्थान वन्य जीव अधिनियम के तहत, अधिनियम कौन सा है? 5वां, मार्च 1956 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को 27 अगस्त 1981 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से दोबारा 2-3 बार रिपीट कर लेना, इसको रट लेना। 27 अप्रैल 1981 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा, कौन सी? 1972 की धारा 35 के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। अभी अपने को थ्योरिकल पूछ लेगा, धारा 35 के प्रावधान के अनुसार किसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? तो केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य को। वेटलैंड कन्वेंशन 1981 यानी आर्द्र भूमि रामसर के अंतर्गत 2004 में रामसर साइट सूची में शामिल किया गया इसको, और 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। अगला आ रहा है अपना, विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला राजस्थान का एकमात्र वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है, कौन सा? केवलादेव। यह पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है।
इसमें 113 प्रजातियों के विदेशी प्रवासी पक्षी तथा 392 प्रजातियों के भारतीय स्थानीय पक्षियों को हर वर्ष देखा जा सकता है। उद्यान के पाइथन पॉइंट पर अजगर देखे जा सकते हैं। जो पाइथन पॉइंट है वहाँ पर अजगर भी देखे जा सकते हैं। विदेशी प्रवासी पक्षी कितने हैं? 113 प्रजाति, 392 प्रजाति स्थानीय या भारतीय प्रजाति होती है। अंतर्राष्ट्रीय सफ़ेद सारस, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी हैं सफ़ेद सारस, साइबेरियन क्रेन जिसको कहा जाता है। यहाँ सर्दियों के महीने में निवास करते हैं। हंस, शक, सारिका, चकवा चकवी, लोहे, सारस, कोयला, धने, मोर आसानी से यहाँ पे देखे जा सकते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली रहा, जिसे बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान को यमुना जल बंटवारे 1994 के तहत पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। कौन से? यमुना जल बंटवारा 1994 के तहत जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। यहाँ अजान बांध से जलापूर्ति की जाती है। इसमें चिकसाना नहर से पक्षियों की ब्रीडिंग कॉलोनी तक पानी व्यवस्था की गई है। कौन सी कॉलोनी? ब्रीडिंग कॉलोनी, चिकसाना नहर। गोवर्धन ड्रोन की योजना बनाकर उद्यान में बाढ़ के पानी के जल संकट के उपयोग के लिए समाधान किया गया है। यानी बाढ़ के पानी से प्रजातियां नष्ट नहीं हो, इसकी वजह से यहाँ पर गोवर्धन ड्रोन योजना के तहत जो संकट पानी है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। तीसरा है अपना मुकुंदरा हिल्स, राष्ट्रीय उद्यान कोटा और झालावाड़ का मिश्रित यानी सम्मिलित है। यह कोटा जिले में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर यानी क्षेत्र 199.55 क्षेत्र में फैला हुआ है। 2004 राज्य सरकार ने वर्ष 2004 में दर्रा तथा चंबल घड़ियाल जवाहर सागर अभ्यारण्य को मिलाकर राजीव गांधी नेशनल पार्क बनाने की घोषणा की। कैबिनेट की बैठक में इसका नाम बदलकर दर्रा अभ्यारण्य राष्ट्रीय अभ्यारण्य रखा गया। यानी राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य रखा गया। 17 नवंबर 2009 को दर्रा नाम हाड़ौती के प्रकृति प्रेमी शासक मुकुंद सिंह के नाम पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान रखने का निर्णय। यानी लास्ट जो इसका नाम रखा गया था, पहले रखा इसका राजीव गांधी नेशनल पार्क, कैबिनेट की बैठक में दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। 17 नवंबर 2009 में जब इसका नाम हाड़ौती के प्रमुख प्रकृति प्रेमी शासक थे मुकुंद सिंह के नाम से मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान रखने का निर्णय लिया गया। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 9 जनवरी 2012 को अंतिम विज्ञप्ति द्वारा अनुमति देकर अधिसूचना जारी की गई है। यहाँ पर मुख्य रूप से चीते, बाघ, सुअर, गागरोनी तोता, मानव की आवाज़ हूबहू नकल करने वाला हीरामन तोता, चीतल आदि पाए जाते हैं। ओंदिया वन्य जीवों के पास से देखने के लिए यहाँ पर रियासतकालीन अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं, जिन्हें ओदिया कहा जाता है। ओदिया है वन्य जीवों को पास से देखने के लिए एक स्तंभ, दूर से देखने के लिए स्तंभ ऑप्शन आ जाते हैं, तो वन्य जीवों को पास से देखने के लिए अवलोकन स्तंभ। मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित यह सघन वन से युक्त है। कौन दिया? अब कौन दिया इसको? ये मिसप्रिंट है, इसको कौन दिया नहीं है। सो फ्रेंड्स, आगे अगर आपने अभी तक मेरे मैराथन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।